दर्शकों, उम्मीद है नंबर्स जो टेलीविजन पर और वेबसाइट पर सब जगह दिखाए जा रहे हैं वो आप तक आ गए होंगे। वो चाहे महाराष्ट्र के हों, वो चाहे झारखंड के हों, या फिर सबसे चर्चित उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों के जो नंबर्स हैं वो पहुंच गए होंगे। इन नंबर्स में कॉमन फैक्टर आपको एक जिस विषय पे किसी एक व्यक्ति पे आप बात कर सकते हो, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ होंगे। वो चाहे उत्तर प्रदेश उपचुनावों की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र में जो बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलने जा रहा है। अभिषेक है हमारे साथ, जो बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हारती है एक तरह से और महाराष्ट्र में हारती है। उन दोनों ही राज्यों से ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीतिक मैसेज है? कोई राजनीतिक मैसेज नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फ्रंटलाइन के वो लीडर बन के आ चुके हैं जिनके सामने अखिलेश यादव हो या फिर कोई बीजेपी का खुद का नेता हो, योगी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे नारे का ये परिणाम है। कुंदरकी में बीजेपी की जीत और मीरापुर में समाजवादी पार्टी का 3rd नंबर पे रहना, ये बहुत चौंका देने वाली बात है। चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो नंबर 2 पर है और कुंदरकी में नंबर 1 पर बीजेपी है। संभवतः बीजेपी कुंदरकी जीत रही है। मीरापुर इसलिए बीजेपी के लिए बहुत अहम सीट है क्योंकि आरएलडी अब बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी के साथ वो सीट अब आरएलडी के लिए जीतना आसान है, लेकिन अभी बीजेपी के साथ आके जीतना वो भी एक बहुत बड़ा उलटफेर आप मानिए। बेशक सीट रिपीट हो रही है आरएलडी की। दूसरी सबसे बड़ी चीज अगर आप देखिए तो गाजियाबाद की चर्चा ही नहीं है। गाजियाबाद पे कोई बात नहीं है। जो पीडीए का टेस्ट था, जिसको लेकर हमने वीडियो में कल भी आपको कहा था कि जो कटहरी सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, वो लालजी वर्मा की सीट है। लालजी वर्मा जब भी पिछड़ों की, दलितों की बात होगी तो वो कभी मायावती के साथ, कभी अखिलेश के साथ रहे हमेशा और कभी बीजेपी के साथ। लेकिन अभी आप देखिए कि कटहरी में कितना बड़ा उलटफेर हुआ। अंबेडकर नगर वो जिला है यूपी का जहां पर बीजेपी का जीतना उपचुनाव बहुत बड़ा इशारा है और पीडीए का दम पूरी तरह से निकल गया। सीसामऊ जीत के कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होने जा रहा है और कुंदरकी में बीजेपी ने जीत के बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। इन दोनों बातों का फर्क समझना पड़ेगा। इसके अलावा और सीटों पे बात करते हैं। जो खैर सीट है वो भी बीजेपी के पक्ष में आ गई है और वहां पे भी जातिगत समीकरण था, पीडीए का टेस्ट था, पीडीए वहां पे फेल होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी का बटेंगे कटेंगे नारा जो है हिट होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रकाश भाई, उत्तर प्रदेश में जो फूलपुर सीट है वहां बीजेपी शायद अच्छा नहीं कर पा रही है और वो सीट बीजेपी के हाथ से जा रही है। यूपी की जो 9 सीटों के जो अब तक के रुझान हैं, उन रुझानों को अगर ठीक से एनालिसिस किया जाए तो उसमें वक्त जरूर लगेगा। लेकिन पहले नजरिए में जो हमने देखा वो ये देखा कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को जिस हिसाब से बीजेपी बढ़ावा दे रही है, ये कह रही है कि हमें मुसलमानों की राजनीति नहीं करनी है और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे हिंदुओं की राजनीति को बढ़ावा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों के ठेकेदार बनने वालों की संख्या राजनीतिक पार्टियों में बढ़ी। उसमें चंद्रशेखर भी आए, उसमें मायावती भी आई, उसमें आम आदमी पार्टी भी आई, उसमें निर्दलीय भी भर भर के आए। 11 वर्सेस 1 का मुकाबला था। आप समझिए 11 वर्सेस 1 के मुकाबले में बीजेपी ने बाजी मार ली कुंदरकी में। और कुंदरकी का वो इतिहास है कि 1992 से तो कोई जीता ही नहीं। 1996 में सपा, फिर बीएसपी, सपा बीएसपी, यही खेल चल रहा था। लेकिन वहां पे बीजेपी ने एक नया तौर तरीका भी अपनाया जो आने वाले राजनीतिक दौर में देखा जाएगा। टोपी पहनी, गमछा लिया, शेखों वाला लुक लिया वहां पे रामवीर ने, जो वहां पे बीजेपी को उम्मीदवार है। उसका बहुत बड़ा परिणाम बीजेपी को मिला है और बीजेपी ने जैसे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा में जो जीती है जो महिला बीजेपी की, वो जो प्लान था वो यूपी के कुंदरकी पे लागू किया गया और नतीजे सबके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ, अगर मुसलमानों को ये लग रहा है या मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेताओं को लग रहा है कि योगी उनके नेता नहीं है, तो उनको यह भी समझ लेना होगा कि वो अब कंपटीशन में तब तक नहीं है जब तक योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये कोई नया ट्रायल नहीं था। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि योगी के लिए ये नया ट्रायल था। नया ट्रायल इसलिए नहीं आपको लग रहा होगा क्योंकि हो सकता है आप ये जानकारी न रख रहे हो। जब दूसरी बार जब जीते योगी आदित्यनाथ लोकसभा का चुनाव, तो 7000 कुछ वोटों से जीते और उसके बाद उन्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हिंदुत्व के पिच पे बात करनी पड़ेगी और उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी का गठन हुआ और वहां से योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज वही नतीजा है कि आज पूरी बीजेपी 2002 वाले योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ रही है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। मुझे ये अभिषेक बताइए, ये जो चूंकि 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे 9 सीटों पर में से 4 मुस्लिम सीट, मतलब
करीब 45% सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार। यादव प्लस मुसलमान कोर वोटर बताया जाता है समाजवादी पार्टी का। यादवों को टिकट नहीं मिला, मुसलमानों को टिकट भरपूर मिला। अखिलेश यादव हालांकि इसका बचाव ऐसे करते रहे कि हम 4 महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। जिस यादव को टिकट मिला वो भी परिवार का। तो क्या यादवों में भी एक बड़ा तबका अखिलेश के खिलाफ इन उपचुनाव में वोट करता दिखा है आपको? देखिए, यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मैटर है। आप ट्विटर पे अगर देखेंगे तो यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन ग्राउंड पे जाकर देखेंगे तो कानून का डर लोगों में बना है। अब यादव हो या मुसलमान हो, कानून की सुरक्षा में तो सबको रहना पसंद है। तो कानून के मसले पर यादव मुसलमान कोई भी योगी के साथ जा रहा है। दूसरी जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत चर्चा का विषय है कि आजम खान के घर जाना अखिलेश यादव का ये साफ बताता था कि कुंदरकी चुनाव वो हार रहे थे, और जो आजम खान के जो बदले जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुने गए 2024 में रामपुर से, वो जो है आजम खान के विरोधी थे। उसके बाद उनको जो है कुंदरकी भेजा गया, उनसे कहा गया कि आप जो है पक्ष में बयान दीजिए। मतलब आप समझिए कि मुस्लिम सीट पर समाजवादी पार्टी ने वो सब किया जिसके लिए उन पे टैग लगा मुल्ला मुलायम का। अच्छा अभिषेक, जो ओबीसी वोटर, जो कोर यादव वोटर है, क्या उसके अंदर ये भी मैसेज गया कि ज्यादा ही मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में यादवों की अनदेखी हो रही है? समाजवादी पार्टी के अंदर यादव वोटर फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। भाई, जौनपुर में जब केस हुआ तो सभी यादवों ने कहा ना कि भाई अखिलेश यादव उनके साथ, परिवार के साथ नहीं खड़े हैं। ये तो सबको दिख रहा है ना। और इसी का नतीजा आप देखिए, जब कंपटीशन जब बढ़ेगा मार्केट में, अब जो चंद्रशेखर हैं उनको देखिए किस तरीके से एक सीट पर कितना उलटफेर। और ये जो कुंदरकी है ना, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, इस बात को ऐसे मत समझिए। ये जो है संभल के जो जियाउल रहमान थे उनकी सीट है, और ये हार जाना मतलब अब आप संभल भी हारेंगे, मतलब आप मुरादाबाद की और भी सीटें हारेंगे, मतलब आपकी रामपुर की भी सारी सीटें हार सकते 27 में। और ये यहां से जो राजनीतिक डायरेक्शन चेंज होगा यूपी में, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और अखिलेश यादव को यह बात समझ लेनी होगी कि पीडीए में जो अल्पसंख्यक सबसे पीछे है, ये मतलब अल्पसंख्यक, आप उसको राजनीतिक हाशिए पे नहीं रख रहे हैं। हाशिए पे P&D है, पिछड़ा और दलित है। आप इस बात को वोटर समझ रहा है कि अल्पसंख्यक का नाम तो पीछे है, लेकिन उनको मौका है, हमें आपने हाशिए पे ढकेला। नतीजा ये कि सिर्फ मुसलमान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को अब देश में चुनाव नहीं जिता सकता। मेवात में जो हुआ, बीजेपी हारी वहां पे सीट। आप देखेंगे कि अगर इसी तरीके की सियासत होती रहेगी तो कश्मीर में भी बीजेपी के नंबर बढ़ेंगे, मेवात में भी बढ़ेंगे, कुंदरकी भी बीजेपी जीतेगी, सीसामऊ भी बीजेपी जीतेगी, मीरापुर जीतेगी, कैराना जीतेगी, वो सारी मुस्लिम बहुल सीटें जीतेगी जहां पर बीजेपी अभी तक बहुत संघर्ष कर रही थी। देखिए दर्शकों, एक बहुत अभिषेक जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो राजनीतिक नारे होते हैं या राजनीतिक छलावा कह लीजिए एक तरह का, जब जनता के बीच एक ही तरह का नैरेटिव बार बार प्ले किया जाता है, वो भी कुछ ही समय के टेन्योर में, जैसा अभिषेक कह रहे हैं, वो पीडीए का नारा हो या लोकतंत्र बचाओ या संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, पिछड़े खतरे में है, दलित खतरे में है। लेकिन वो पिछड़े और दलित अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि केवल 9 सीटों का उपचुनाव में आप कितने अल्पसंख्यक, ठीक कह रहे हैं अभिषेक, जो अल्पसंख्यक पीडीए में सबसे लास्ट में है, वो सबसे पहले आता है 9 सीटों पर। जिस प्रदेश में आबादी उस अल्पसंख्यक की केवल 15% है, 45% टिकट किसी एक समुदाय से दे दिया जाता है, तो पिछड़ा और दलित ये सोचने को मजबूर होता है कि इस पीडीए के नारे की असल सच्चाई क्या है। अभिषेक, हम महाराष्ट्र पर भी बात करते हैं कि महाराष्ट्र के जो नंबर्स हैं, चूंकि 2 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी हारी थी, और वहां वो राज्य अगर बीजेपी संभाल लेती तो पूर्ण बहुमत होता, हो सकता है 300 के आसपास हो सकते थे। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के उस नैरेटिव को इन उपचुनावों में तोड़ दिया है। वो जो मोमेंटम बना था अखिलेश यादव के लिए, वो मोमेंटम इन उपचुनाव में तोड़ दिया है। ब्रेकर के रूप में खड़े हो गए एकदम योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र के जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स को लेकर के आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में देखिए, जो विदर्भ की जो सबसे बड़ी संख्या है, वहां पर देवेंद्र फडणवीस का मैजिक चला है। योगी आदित्यनाथ पर आने से पहले देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। आपने देखा कि चुनाव के आखिरी दिनों में देवेंद्र को सीएम बनाने का बातें क्यों होने लगी, उनको सीएम बनाने का। विदर्भ में जिस तरीके से सुपड़ा साफ किया है बीजेपी ने विपक्ष का, और लोकसभा में सुपड़ा साफ था, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की बीजेपी विदर्भ में नहीं जीती थी।
बिल्कुल, नाना पटोले भी वहीं से, तमाम विपक्ष के नेता वहां पे हैं और पूरी पूरी पॉलिटिकल जो पैठ थी वो विदर्भ से ही शुरू हुई महाराष्ट्र की। उसके बावजूद वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। दूसरा, जो दलित सीटें हैं महाराष्ट्र के भीतर प्रकाश भाई, उन सीटों पे बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। ओबीसी जो सीटें थी उन सीटों पर बीजेपी ने बहुत, आपको लगता है कि चूंकि ओबीसी की बात आप कर रहे हो, ये जो लगातार जातिगत जनगणना, ओबीसी गिनो, ये एकदम मुहिम चलाया जा रहा है, इस मुहिम पर रोक लगा है महाराष्ट्र में? देखिए, विपक्ष खुद इस बात को सरेंडर कर गया था। आपने विपक्ष की रैली में संविधान का नारा उस हिसाब से नहीं देखा, उस अंदाज में नहीं देखा। वो जाति का मुद्दा उन्होंने नहीं उठा, क्योंकि आरएसएस ने जो केरल में बैठक की और उस बैठक में आरएसएस ने ये साफ कहा कि हम तो करना चाहते हैं, जनगणना हम करेंगे जाति की। और आरएसएस ने बहुत अच्छे से पूरे किरदार को निभाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में जो किंग मेकर के तौर पे जो जाने जाएंगे वो योगी आदित्यनाथ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स को डिनाई नहीं किया जा सकता। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, उनकी रणनीति थी, राजनीतिक तौर पे जो उनकी समझ है महाराष्ट्र को लेकर, उसमें वो पूरी तरीके से कारगर रहे। आपने सुना कि बयान क्या था कि सुन ले वो वैसी औरंगजेब के कब्र पे जो है कोई जाकर पेशाब भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा। इस तरीके के शब्द राजनीति में इस्तेमाल हुए और देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के पोस्टर बॉय हैं, बीजेपी के, आरएसएस के, ये सब जानते हैं। अब योगी, देवेंद्र फडणवीस, नई बीजेपी, नई लाइन, नया नारा, आरएसएस की नई सोच, राजनीति में ये सब कुछ नया आपको दिखने वाला है, जिसके बॉस बनेंगे गोरखपुर मठ के बाबा। और बाबा को जो जिम्मेदारी मिलने वाली है बीजेपी में, उसका आकलन केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान से लाइन दिया। जैसे विपक्ष ने संविधान के झूठे नारे से पूरा इलेक्शन घुमाया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की तस्वीर दिखा के बटेंगे तो कटेंगे कहकर प्रधानमंत्री से कहलवाया और पूरी बीजेपी को कहना पड़ा। और इसमें असल बात यह है कि आम आदमी को भी ये लगा, जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है उसको भी ये लगा कि इसमें कोई झूठ नहीं है। ये जो बांग्लादेश की तस्वीर है, सेम तस्वीर थी उसमें। बिल्कुल। और ये देखिए, ये पॉलिटिकल मूव है इस देश के लिए। महाराष्ट्र का इलेक्शन, यहां से पॉलिटिक्स मूव करेगी। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हार जाती तो 2027 2029 बीजेपी नहीं जीत पाती। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत थी, इसीलिए झारखंड की जो हार है उनको उतना ज्यादा नुकसान नहीं देने वाला है बीजेपी को, और ना ही उस पर कोई इतना बात करने वाला है। वहां पे बधाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, लेकिन बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ा खेल है। नागपुर है, सेंटर है, सारी विचारधारा वहीं से शुरू हो रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के पहले तक महाराष्ट्र की बीजेपी कही जाती थी, आज बेशक गुजरात की बीजेपी कही जा रही है। अब ना महाराष्ट्र की बीजेपी होगी, ना गुजरात की बीजेपी होगी, अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी होगी, जिसका रास्ता और जिसका चेहरा योगी आदित्यनाथ देंगे। आप महाराष्ट्र के इलेक्शन से योगी की रैली को निकाल कर देख लीजिए, बीजेपी जो है जीतती भी तो वो फुल माइंडेड नहीं मिलता, वो प्रचंड बहुमत नहीं मिलता, जिस स्थिति में अभी दिखाई दे रही है। दर्शकों, एक जरूरी चीज ये है कि अगर बीजेपी, जैसा अभिषेक कह रहे थे, महाराष्ट्र हार जाती है और फर्ज करिए कि उपचुनाव में स्थिति खराब होती है अगर बीजेपी की, तो राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी होती उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर महाराष्ट्र हारते तो नरेंद्र मोदी के लिए गठबंधन की सरकार दिल्ली में चलाना मुश्किल होता। क्योंकि आपको पता है कि बिहार वाली जेडीयू, आंध्रा वाले टीडीपी के समर्थन से एनडीए की सरकार चल रही है। गठबंधन के सहयोगी दबाव बना सकते थे प्रधानमंत्री पर, लेकिन इस मेजोरिटी के साथ, इस मैंडेट के साथ जो महाराष्ट्र में मिला है, जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मिला है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को अब आंख दिखाने वाला कोई होगा नहीं।